अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 ऑफ लिपिनकॉट, जिसका नेम है फैटी एसिड, ट्राइग्लिसरॉल एंड कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें ओवरव्यू लिखा हुआ है उसमें ये बताया गया है कि जो फैटी एसिड हैं, सबसे पहले हम फैटी एसिड्स को डिस्कस करने लगे हैं। तो जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके फंक्शंस बताए हुए हैं और उसकी हमारी बॉडी में एग्जिस्टेंस बताई गई है कि फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। आइदर दे आर एग्जिस्ट एज फ्री विदाउट एस्टेरिफिकेशन विद द ग्लिसरॉल, ठीक है, यानी फ्री फैटी एसिड्स की फॉर्म में, और या वो स्टेरिफाइड होंगे विद ग्लिसरॉल टू फॉर्म टैग। इन दो फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन ऑल टिश्यूज़। उसके अलावा इसके फंक्शंस लिखे हुए हैं कि फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसमें लिवर और मसल के अंदर दे प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, और लिवर के अंदर दे आर इंपॉर्टेंट फॉर कीटोन बॉडी सिंथेसिस। उसके बाद स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं डिफरेंट मेम्ब्रेन्स का, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे होते हैं ये, एंड दे आर प्रिकर्सर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स, और उसकी सिंथेसिस में ना हम इनको यूज़ करते हैं। देन हमारे पास फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर आ जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी, ठीक है। तो फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर में ना फैटी एसिड की एक लॉन्ग कार्बन चेन होती है और उसके साथ एंड पर एक टर्मिनल एंड पर एक हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो इसको हम फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो मोस्ट कॉमन फैटी एसिड होता है अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड में वी हैव पाल्मिटिक एसिड। तो आज हम जो फैटी एसिड की डिनोवो सिंथेसिस पढ़ने लगे हैं ना, तो वो भी हम पाल्मिटिक एसिड की ही पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो साइट कौन सी बॉडी में जगह है जहाँ जहाँ फैटी एसिड हम सिंथेसाइज कर सकते हैं विद इन द बॉडी? सो दीज आर द ऑर्गन्स मेंशनड। लिवर में कर सकते हैं, किडनीज में कर सकते हैं, एडिपोज टिश्यू में कर सकते हैं। इसके अलावा लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर भी फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और विद इन द सेल अगर हम देखें तो ये किसी ऑर्गेनल के अंदर कन्फाइंड नहीं होती है, साइटोप्लाज्म में ये सिंथेसिस हो रही होती है। इसके सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम इसको एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल या साइटोप्लाज्मिक फैटी एसिड सिंथेस सिस्टम भी कहते हैं। अब हमारे पास इस सिंथेसिस के लिए हम पढ़ने लगे हैं पाल्मिटिक एसिड की। तो हमें जो सबस्ट्रेट्स चाहिए होते हैं वो हमारे पास हमें चाहिए होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, NADPH एंड ATP। इनके सोर्सेज क्या होते हैं वो भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ना है कि हमारे पास एसिटाइल कोए कहाँ से आता है, एसिटाइल कोए फर्दर कैसे फैटी एसिड सिंथेसिस में जो है वो इन्वॉल्व होता है, और वो किस तरह से हम उसको ट्रांसपोर्ट भी कर रहे होते हैं, बिकॉज एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, तो वो हम आज पढ़ेंगे। तो और उसके अलावा हमें NADPH चाहिए होता है, NADPH माइंड, NADPH, दिस इज़ नॉट NADH। तो हमें रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट के तौर पर ये चाहिए होता है और साथ में हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो हम इसके सोर्सेज भी पढ़ेंगे जब हम NADPH के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो टेक्स्ट लिखा होगा बुक में वो मैं वर्बली आपको बता रही हूँ, साथ साथ इस डायग्राम के ज़रिए से मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँगी। तो हमारे पास जो सबसे पहले हमने खाना खाया, ठीक है। फैटी एसिड सिंथेसिस हमेशा फैट स्टेट में होगी, ये आपने याद रखना है। जब आप खाना खाएंगे आपने आपकी जो नीड थी, आपने जो एनर्जी यूज़ करनी थी वो हो गई। उसके अलावा जो आपका डाइट में पोर्शन बचेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फैटी एसिड्स, ठीक है। और उसमें हम फैटी एसिड सिंथेसिस करेंगे इन द फैट स्टेट। और फैट स्टेट का हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। तो यानी इंसुलिन हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन फैटी एसिड सिंथेसिस वाइल ग्लूकागोन हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट। तो ये भी आपने बात याद रखनी है। तो जब आपने खाना खाया तो आपने एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, लाइक आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चल रहा है। आपने सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की, यू विल मेड पायरुवेट, फिर उस पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हुई, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। वो एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में शंट हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने बनाया है, हमें ये एसिटाइल कोए चाहिए फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। और क्यों होती है फैटी एसिड की सिंथेसिस थ्रू दिस एसिटाइल कोए? कब इस एसिटाइल कोए को पता चलेगा कि अब मैंने क्रेब्स साइकिल में नहीं जाना, अब मैंने जो है वो जाना है इनटू द फैटी एसिड सिंथेसिस, या सेल से बाहर आ जाना है? होता ये है कि जब आप क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं तो यू विल सी कि आपके पास फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटाइल कोए इनकॉर्पोरेट होते हैं और ये दोनों मिलकर बनाते हैं सिट्रेट। सिट्रेट से फिर आइसोसिट्रेट बनता है और फिर आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। जब हाई एनर्जी, हमने इतनी ज़्यादा एनर्जी बना ली है, अब हमें मजीद एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, मजीद ATP की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो हाई ATP प्रोडक्शन हो गई है तो वो ATP इटसेल्फ आकर इस आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। जब ये इनहिबिट कर देगा तो फर्दर क्रेब्स साइकिल प्रोसीड नहीं होगी, जबकि जो सिट्रेट और आइसोसिट्रेट बन गए ना, दे विल बिगिन टू एक्यूमुलेट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये जो सिट्रेट अब बना है ये भी तो एसिटाइल कोए और ऑक्सैलोएसिटेट के मिलने से बना है, ठीक है। तो ये जो सिट्रेट है इसको सिग्नल मिल जाएगा कि अब इसने अंदर वर्क नहीं करना, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू एक्यूमुलेट, और ये तभी सेल से बाहर जाएगा जब इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्सेसिव कंसंट्रेशन होगी। यानी फैटी एसिड सिंथेसिस तभी होगी जब एक्सेसिव सिट्रेट प्रेजेंट होगा विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला सिट्रेट थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट वो बाहर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। यानी इस तरह से हम जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए को, जो कि सबस्ट्रेट है फैटी एसिड सिंथेसिस का, हम करते हैं थ्रू सिट्रेट शटल और हम उसको साइटोसोल के अंदर ले आते हैं,
ठीक है। और जो ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए को मिलाकर हमने जो सिट्रेट बनाया है, या जो सिट्रेट बना है, उसमें एंजाइम जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ द सिट्रेट सिंथेज। ठीक है। ये सिट्रेट फिर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये बनी हुई है, इसको क्रॉस करके आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन चूँकि सेमी परमिएबल होती है, बाहर वाली तो फ्रीली परमिएबल होती है, वहाँ से गुजरना मुश्किल नहीं है। ये जो हमारा एसिटाइल कोए ना, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकता, दैट्स वाई हमने ये शटल यूज़ किया है, वरना हम सीधा सीधा एसिटाइल कोए को भी ला सकते थे। ठीक है। तो अब हमारे पास ये बाहर आ गया, फिर ये आउटर मेम्ब्रेन के से भी बाहर आ जाएगा, और अब हम पहुंच गए हैं साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल के अंदर जब ये सिट्रेट आ जाएगा तो ये वापस अपने पेरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ द ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटाइल कोए। हमें एसिटाइल कोए चाहिए था फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है। तो वो हमारे पास आ गया है। इस स्टेप में हमारे पास एक एटीपी यूज़ होता है, इट इज़ अ एटीपी कंज्यूमिंग स्टेप। ठीक है। और इसके अंदर जो एंजाइम है दैट इज़ द एटीपी सिट्रेट लाइएज। तो सिट्रेट सिंथेज था पहले, एंड देन एटीपी सिट्रेट लाइएज, और इस तरह से हम एसिटाइल कोए को माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म के अंदर ले आए। अब साइटोप्लाज्म के अंदर लाने के बाद जब आपके पास जब सिट्रेट साइटोप्लाज्म में आता है ना, तो इट इज़ अ हाई एनर्जी सिग्नल। अगर हम जानना चाहते हैं कि हम एनर्जी लेवल लो है हमारा या नहीं है, तो हम सेल के अंदर ना सिट्रेट के लेवल चेक कर लेते हैं। अगर सिट्रेट के लेवल्स विद इन द साइटोप्लाज्म ज़्यादा होना, इसका ये मतलब है कि एनर्जी इतनी ज़्यादा हमारे पास आ गई है कि क्रेब्स साइकिल बंद हो गई है, और जो सिट्रेट है वो हमारे पास शंट हो गया इनटू द फैटी एसिड पाथवे, और एसिटाइल कोई शंट हो गया इनटू द फैटी एसिड पाथवे। उसके बाद ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेप। ठीक है। ये आपके लिपिन कॉर्ड के अंदर एज इट इज़ लिखा हुआ है, साइटोसोलिक एसिटाइल कोए प्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। ठीक है। आप साथ बेशक बुक खोलकर देख भी सकते हैं, साथ साथ इसको रीड भी कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेशन टू मेलोनाइल कोए। अब हम फैटी एसिड सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप पढ़ने लगे हैं। अभी तो जस्ट हमने ट्रांसपोर्ट की है सबस्ट्रेट की, अब हम फर्स्ट स्टेप पढ़ने लगे हैं जिसमें वी विल हैव टू मेक मेलोनाइल कोए फ्रॉम एसिटाइल कोए बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बोक्सिलेशन। इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, जिसको हम ACC भी कहते हैं। ठीक है। इस रिएक्शन को हम नेक्स्ट डायग्राम से डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द डायग्राम। ठीक है। ये एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्रोटोमर्स की फॉर्म में। ठीक है। जिसे हम इनएक्टिव प्रोटोमर्स कहते हैं ऑफ दिस एंजाइम्स। ठीक है। जबकि ये एक्टिव हो जाता है तो ये पॉलीमराइज हो जाता है, एक्टिव पॉलीमर्स होते हैं, उनको हम एक्टिव पॉलीमर्स कहते हैं। जो ये वाला स्टेप है ना, एसिटाइल कोए टू मेलोनाइल कोए, दिस इज द रेगुलेटेड स्टेप ऑफ दिस पाथवे, और दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ दिस पाथवे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रेगुलेशन भी हम पढ़ेंगे। इस स्टेप में जो एंजाइम यूज़ हो रहा है, ये एंजाइम करता क्या है, ये बायकार्बोनेट से, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन होनी है, ये बायकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को सबस्ट्रेट यानी एसिटाइल कोए पर ट्रांसफ़र करता है, और एसिटाइल कोए को कन्वर्ट कर देता है इनटू द मेलोनाइल कोए। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड ली और मेलोनाइल कोए पर एसिटाइल कोए पर ट्रांसफ़र करके उसको मेलोनाइल कोए में कन्वर्ट कर दिया, और इस स्टेप में ये ATP यूज़ करता है। ATP पहले यूज़ हुआ है हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ सिट्रेट इनटू एसिटाइल कोए एंड ऑक्सैलो एसीटेट, और अब यहाँ पर यूज़ हो रहा है मेलोनाइल कोए की प्रोडक्शन में। ठीक है। तो इसके लिए जो रिएक्शन के लिए जो कोएंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ विटामिन B7 और बायोटिन। ठीक है। और ये जो बायोटिन होगा ये हमारे पास इस एंजाइम के लाइसाइल रेजिड्यूज़ पर अटैच होता है। ठीक है। और ये हेल्प करता है इस रिएक्शन को प्रोसीड करने में, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो इस एसिटाइल कोए में ट्रांसफ़र होनी है, ये जो एंजाइम है ना, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट से अलग करता है, ब्रेक डाउन करता है, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जो है वो अपने बायोटिन पर अटैच करता है, जो इसका कोएंजाइम है, और फिर बायोटिन से ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र होती है एसिटाइल कोए पर, और फिर मेलोनाइल कोए बनता है। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, देन हम आ जाते हैं इस प्रोसेस की रेगुलेशन पर। ठीक है। रेगुलेशन अगर हम इसकी देखें तो जब भी हम एंजाइम्स के रेगुलेशन की बात करते हैं तो वो थ्री लेवल्स पर रेगुलेशन होती है, या दो तरह से होती है। पहले हम दो तरह वाली बात कर लेते हैं। एक शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होती है और एक लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होती है। थोड़ी देर के लिए करें तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, लंबे अरसे के लिए करें, यानी आप बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं और एक्सेसिव खाना आपका फैटी एसिड सिंथेसिस में जा रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म रेगुलेट करेगा इस प्रोसेस को और इस एंजाइम को। इस एंजाइम की लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होगी, और अगर एक दिन खाया है तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होगी, 2 दिन खाया है, दैट्स अबाउट रेगुलेशन। अब शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में दो तरह से हम करते हैं, देयर इज़ एन एलोस्टेरिक रेगुलेशन, देयर इज़ कोवलेंट रेगुलेशन, और लॉन्ग टर्म में ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होती है। पहले हम शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में क्या होता है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन यहाँ दिखाई गई है। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में, एलोस्टेरिक रेगुलेशन में पर्टिकुलरली क्या होता है कि एक एलोस्टेरिक एक सब्सटेंस होता है जो कि एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर आकर लगता है और एंजाइम की एक्टिविटी को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। इस एंजाइम के लिए जो सिट्रेट है वो जितना ज़्यादा होगा सिट्रेट की कंसनट्रेशन, उतना ज़्यादा एसिटाइल कोए बनेगा, उतना ज़्यादा मेलोनाइल कोए बनेगा। इसका मतलब कि जो सिट्रेट है दैट इज़ अ पॉजिटिव एलोस्टेरिक अफेक्टर फॉर दिस एंजाइम। ठीक है। तो यानी जो सिट्रेट है वो इस एंजाइम को इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में, एक्टिव पॉलीमर में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका पॉजिटिव एलोस्टेरिक अफेक्टर है।
जबकि जो लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए है, देखिए हमारा मकसद क्या है, फैटी एसिड बनाना। हमारे पास इस पाथवे के एंड में ना फैटी एसाइल कोए बनता है। ये जो फैटी एसाइल कोए है, ये जितना ज़्यादा बनता जाएगा, हमें और ज़्यादा नहीं चाहिए। हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा बन गया तो हम चाहेंगे कि ये पाथवे रुक जाए, ठीक है, वरना ये एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो ये इसका इन नेगेटिव फैक्टर है या इनहिबिटर है, तो ये एलोस्टेरिक साइड पर जाएगा और इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, और इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जो कि इसकी डायमर फॉर्म है या प्रोटोमर फॉर्म है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो नेगेटिव फैक्टर है। तो ये इसकी एलोस्टेरिक जो है वो इनहिबिशन है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन है। ये इसके सब्सटेंस हैं जिसको एलोस्टेरिकली रेगुलेट करते हैं। सेकेंडली हमारे पास आते हैं कोवलेंट मॉडिफिकेशन। कोवलेंट मॉडिफिकेशन में हम फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन को डिस्कस करते हैं, लाइक इन दिस डायग्राम के। अब जैसे ये एसिटाइल कोई कार्बोक्सिलेज है, ये फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में इनएक्टिव होता है और डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिवेट होता है। यानी जब हमने खाना खाया, इंसुलिन रिलीज़ हुआ, अब हम फैटी एसिड बनाना चाहते हैं तो हमें इस एंजाइम को एक्टिवेट करना है। और एक्टिवेट कैसे करना है, इसको डीफॉस्फोराइलेट करके। और इसको डीफॉस्फोराइलेट करने वाला एंजाइम कौन सा है, प्रोटीन फॉस्फेटेज, ठीक है। तो ये प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिव होगा और ये एक्टिव अंडर द एक्शन ऑफ इंसुलिन होगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि अंडर फैट स्टेट में हमारे पास इंसुलिन रिलीज होता है। तो ये इंसुलिन का इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, ये इसके फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देंगे और ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन वी डू नॉट नीड फैटी एसिड सिंथेसिस, जब हम फास्टिंग स्टेट में हैं, हमें सिंथेसिस नहीं करनी, हमारे पास बहुत ज़्यादा फैटी एसिड बन गए हैं, तो हमें इस एंजाइम को वापस फॉस्फोराइलेट करना है, हमें इसको इनएक्टिव करना है। तो इसके लिए जो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ अ AMP डिपेंडेंट काइनेज। AMP हमारे पास बताता है हाई एनर्जी सिग्नल, ठीक है, सॉरी लो एनर्जी सिग्नल। ATP बताता है हाई एनर्जी सिग्नल और AMP बताता है लो एनर्जी सिग्नल। लो एनर्जी सिग्नल में हम इस फैट्स को तोड़ के एनर्जी हासिल करना चाहेंगे ना, हम फैट्स मजीद तो नहीं बनाना चाहेंगे। सो दैट्स वाई कि AMP डिपेंडेंट काइनेज इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा और ये इनएक्टिव हो जाएगा। और ये फॉस्फोराइलेट इसको कैसे करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप लेता है ATP से, तो ये ATP से फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देता है इस एंजाइम को और ये एंजाइम अपनी फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में इनएक्टिव हो जाता है। अब थोड़ी सी रेगुलेशन इस AMP डिपेंडेंट काइनेज की भी लिखी हुई है कि AMP जो है ऑब्वियसली AMP डिपेंडेंट है, तो AMP की कंसंट्रेशन लो एनर्जी सिग्नल है तो वो इसको एक्टिवेट करेगा और ये उसको फॉस्फोराइलेट करेगा और एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। उसके अलावा AMP काइनेजेस यानी इस एंजाइम के खुद के भी तो काइनेजेस हैं, यानी ये एंजाइम जो है AMP डिपेंडेंट काइनेज ये भी फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होता है और डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में इनएक्टिव होता है। तो इसको एक्टिव करने के लिए हमें इसकी फॉस्फोराइलेशन करवानी है। इसकी फॉस्फोराइलेशन के लिए जो एंजाइम है दैट इज़ द AMP काइनेजेस, AMP के काइनेजेस, यानी इसके अपने काइनेजेस, तो वो इसको एक्टिवेट कर देंगे। थर्डली हमारे पास इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन, मैंने आपको बताया था ये फास्टिंग स्टेट के एंजाइम्स हैं। तो हमारे पास ये दोनों हार्मोन्स हम चाहेंगे कि फैटी एसिड सिंथेसिस ना हो, रुक जाए, तो ये एंजाइम्स इस एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। AMP के काइनेज को, AMP के काइनेज फॉस्फोराइलेशन करवा देगा AMP डिपेंडेंट काइनेज की। अब ये AMP के एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिवेट होगा तो ये इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देगा और जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, जो कि हम चाहते हैं कि इनएक्टिव हो जाए, बिकॉज फास्टिंग स्टेट में वी प्रेफर टू ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स इंस्टेड टू मेक देम, ठीक है। तो दैट्स हाउ द रेगुलेशन, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन टेक्स प्लेस। सॉरी, ये हमारे पास थी कोवलेंट मॉडिफिकेशन, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये भी शॉर्ट टर्म में ही आती है बिकॉज ये डेज में रेगुलेट कर देगी 2 to 3 डेज तक। लॉन्ग टर्म के लिए उसके बाद आती है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। जो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होती है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर होती है। वो कैसे होती है, उसमें क्या होता है कि आपके पास काफ़ी अर्से तक अगर आप हाई कार्ब डाइट खा रहे हैं और लो फैट डाइट खा रहे हैं, अच्छा इसमें बहुत इंटरेस्टिंगली आप ज़्यादा फैट्स खाएंगे ना तो आप का फैट ब्लड में फैटी एसिड उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितनी आप ज़्यादा कार्ब वाली डाइट खाएंगे तो होंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखें जब आप बाहर से ज़्यादा फैट्स ले रहे होंगे ना तो आपकी एंडोजेनस फैट प्रोडक्शन कम हो जाएगी, यानी फैटी एसिड सिंथेसिस कम हो जाएगी, ठीक है। और जब आप बाहर से ज़्यादा कम फैट्स लेंगे और कार्ब ज़्यादा लेंगे तो कार्ब स्पेसिफिकली ग्लूकोज वो एनर्जी तो बना देगा, रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज विल बी शंटेड इनटू फैटी एसिड सिंथेसिस। दैट्स वाई कि जो हाई कार्ब डाइट होती है उससे फैट्स बहुत ज़्यादा, वो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं जो हाई कार्ब डाइट ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस जो एंजाइम है इसकी रेगुलेशन, अगर हम ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन की बात करें तो ये रेगुलेट होता है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, और इंसुलिन से। कार्बोहाइड्रेट से इसको जब कार्बोहाइड्रेट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा रहेगी ब्लड के अंदर तो क्या होगा कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा जिसे हम कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी, ये प्रोटीन जाकर DNA पर अपने रिस्पॉन्स एलिमेंट पर लगेगी, ये उसको एक्टिवेट कर देगी और ACC जो कि हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस का एंजाइम है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो ज़्यादा वर्क करेगा और ज़्यादा फैटी एसिड्स बनेंगे। उसके अलावा इंसुलिन है, चूँकि इंसुलिन का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ऑन दिस पाथवे, तो इंसुलिन भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है विच इज़ स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 1C। जो SREBP1C है ये अनदर प्रोटीन है
ये भी जाकर डीएनए के ऊपर अपने रिस्पॉन्स एलिमेंट पर लगेगी, इस एंजाइम की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देगी, डिग्रेडेशन को कम कर देगी, जिसकी वजह से ज़्यादा फैटी एसिड, और ये फैटी एसिड सिंथेस की प्रोडक्शन को भी ज़्यादा कर देंगी, जो कि सेकंड एंजाइम है इस पाथवे का, फैटी एसिड सिंथेसिस का। तो ये अल्टीमेटली उनकी फंक्शन को और उनके कंसनट्रेशन को ज़्यादा कर देंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा फैटी एसिड्स बनेंगी। लास्ट थिंग कि एक ड्रग होती है मेटफॉर्मिन, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। ये क्या करती है, AMPK को एक्टिवेट कर देती है, और आपको पता है जब AMPK एक्टिवेट हो जाएगा आपके पास बहुत ज़्यादा फैटी एसिड बनने लग गए हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगी, प्लाज्मा के टैग कंसनट्रेशन को कम करने के लिए हम जो है इसको एक्टिवेट कर देंगे। जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो ये एंजाइम फॉस्फोराइलेट हो जाएगा, फॉस्फोराइलेट में ये इनएक्टिव होगा, और इनएक्टिव होकर जो है वो हमारी टैग प्रोडक्शन, फैटी एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आगे हम फैटी एसिड सिंथेज के बारे में और रेस्ट ऑफ द पाथवे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।